इस मूवी की शुरुआत होती है फिलीपींस शहर से, जहां पर हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस का कहर छाया हुआ है। इसी के बीच फ्रांसिस नाम का हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर सरवाइव कर रहा था, जिसमें उसकी वाइफ थी और 2 लड़के थे। वे सभी शहर छोड़कर अपने गाँव जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह वायरस सिर्फ शहर में फैला होगा और उनका गांव एकदम सेफ होगा। यही सोचकर वह अपने गांव वाले घर में आकर पहुंच जाते हैं। इस घर में फ्रांसिस के मॉम और डैड रहा करते थे। घर में फ्रांसिस जाने के बाद देखता है कि उसके फादर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहते थे, इसी की वजह से उन्होंने अपने खुद की जान ले ली। फ्रांसिस यह सब देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है और अपने फादर के पास पड़ी गन लेकर वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है। वह वहाँ से निकल ही रहा था, तभी वह देखता है कि उसकी माँ जो कि खून से लथपथ खड़ी हुई थी और वो भी अभी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह ज़ॉम्बी अभी फ्रांसिस की ओर रेंगते हुए बढ़ रही थी। फ्रांसिस अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी कि कहीं वो इनको भी इन्फेक्टेड ना कर दें। इसी की वजह से वह अपनी माँ को बंदूक से मार देता है, जिसके बाद वह अपने मॉम डैड के शरीर को खेत में ले जाकर के गाड़ देता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जिसके बाद फ्रांसिस यहीं रहने का सोचता है क्योंकि यहाँ आसपास खेत था, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और शहर से काफी दूर था, एकांत में, और इसके लिए उसकी फैमिली भी मान जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस की वाइफ एरिस, जो कि लग रहा था कि फ्रांसिस से नाराज है। अब इन सबको यहाँ रुकना था, इसी की वजह से ये दोनों अपने काम का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी फ्रांसिस अपने बड़े बेटे के साथ स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि एक बॉडी लटकी हुई पड़ी थी। वह बॉडी केयर टेकर की थी, जिसके कमर के छल्ले में कुछ चाबियां लटकी हुई थी और वहाँ पर कई सारी मुर्गियां भी थी। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को चाबी लाने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा जाना नहीं चाहता था। फ्रांसिस कहता है कि इतना बड़ा हो गया है तू, अब तो कुछ सीख ले, चल जा जल्दी से चाबी ले आ। उसका बड़ा बेटा डरते डरते जाकर उसकी कमर से चाबी खींचता है, लेकिन वह इतना डर गया था कि चाबी खींचते ही वह बॉडी नीचे गिर जाती है और उसके कुछ खून के छिट्टे आकर उसके चेहरे पर उड़ते हैं। वह तुरंत ही दौड़ते दौड़ते नल के पास जाता है और अपना फेस धो लेता है। यही सब एरिस भी देख लेती है। वो बताती है कि तुम मेरे बेटे से यह सब काम करवा रहे हो। एरिस को पता था कि वह अपने बड़े बेटे से ज्यादा छोटे बेटे को दुलारा करता था, लेकिन इतना अंतर क्यों, ये बात हमें आगे पता लगेगी। वहाँ का सारा घर चेक करने के बाद एरिस और फ्रांसिस एक बार बेसमेंट को चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फ्रांसिस को एंजाइटी अटैक आता है क्योंकि बचपन में उसके पिता उस कमरे में उसे बंद करके उसे फट्टे से मारा करते थे और वो आज भी सबका दर्द महसूस कर सकता था। इसी की वजह से उसकी हालत ऐसे हो गई। तब एरिस उसे समझाती है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो बल्कि बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे की तरह रोना बंद करो, चलो यहाँ से निकलो। जब वे सभी खाना खाने बैठते हैं तब उसका बड़ा बेटा फ्रांसिस को बताता है कि मेरे अपने दोस्त से बात हुई है, यहाँ कुछ ही दूर माउंटेन के पास एक सेफ एरिया है ज़ॉम्बीज़ से और वहाँ पर कई लोग रह रहे हैं, हमें भी वहीं चलना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि अगर वहाँ हम चली जाएंगे तो खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, यहाँ पर हमारा पूरा एक घर है, खाने की भी कोई चिंता नहीं है, आराम से रहो, मौज काटो। एरिस को अभी तक फ्रांसिस की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके बाद रात को सब सो जाते हैं। फ्रांसिस जब सो रहा था तभी उसको अपने बचपन के डरावने सपने याद आने लगते हैं। एरिस उठकर एक बार फिर से फ्रांसिस को संभालती है। सुबह उठने के बाद फ्रांसिस यह डिसाइड करता है कि वह यहाँ पर नहीं रहेगा, नहीं तो उसे ऐसे ही सदमे आते रहेंगे। जिसके बाद फ्रांसिस की फैमिली वैन लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसी कैंप की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उसके बड़े बेटे ने बताया था। काफी आगे जाने के बाद वे सभी देखते हैं कि वहाँ का तो रास्ता बंद था और जब एरिस वहाँ का रास्ता खोलने लगती है तभी उसके सामने एक खतरनाक अजीब दिखने वाला ज़ॉम्बी आता है। फ्रांसिस यह देखकर तुरंत ही अपनी बंदूक निकालकर उसे मार देता है, लेकिन उस बंदूक की आवाज सुनकर उसके और कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वे सभी तुरंत ही गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब तक उनकी गाड़ी के चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह ज़ॉम्बी दरवाजा पीट रहे थे। लेकिन जल्द ही वे सभी वहां से भाग निकलते हैं और पैदल ही अपने पुराने घर में वापस आ जाते हैं। फ्रांसिस अब डिसाइड करता है कि वह अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, भले उसे कितने भी एंजाइटी अटैक आए। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसिस के दोनों बेटे फ्रांसिस की पुरानी एल्बम देख रहे थे, जिसमें फ्रांसिस और उसके भाई की तस्वीर थी। एक एल्बम में वे दोनों देखते हैं कि फ्रांसिस और उसके भाई की कई सारे फोटो थी। तब फ्रांसिस का छोटा बेटा बताता है कि क्या तुमने नोटिस किया, तुम्हारी शक्ल और डैड के
भाई की शक्ल मिलती जुलती है और उसका बड़ा बात यह देखकर समझ जाता है कि वह फ्रांसिस का बेटा नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा है। उसके बड़े बेटे को यह बात पता लगने के बाद कि वह उसका बेटा नहीं है तो वह फ्रांसिस के पास जाकर कहता है कि मुझे भी आप सबके लिए कुछ करना है। तब फ्रांसिस उसे बंदूक पकड़ा देता है और निशाना लगाने के लिए कहता है। बंदूक चलने के बाद उसकी गोली की आवाज से वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वे जल्दी जल्दी करके अपने घर में आते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन कई सारे ज़ॉम्बी उनके दरवाजे तक इकट्ठा हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी आती है, अपने हेडलाइट और हॉर्न बजाती है। यह देखकर ज़ॉम्बी उस गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और उसी गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। फ्रांसिस को वह पता था कि वह गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था, जिसके बाद वह अगली सुबह उससे मिलने के लिए वहां नदी के पास चला जाता है, जहां पर फ्रांसिस अपने भाई को कहता है कि मॉम डैड मर चुके हैं, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से। उसका भाई वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वह बताता है कि वह उसी कैंप में जा रहा है और उसका वहाँ का एक मैप भी देता है। फ्रांस उस मैप को रख लेता है ताकि कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ने पर उसका काम लिया जा सके। सभी शाम को डिनर करने बैठे थे। तभी एरिस पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई मैप है। वह मना कर देता है। इसी की बात को लेकर उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और काफी देर तक झगड़ा चलता है। फ्रांसिस बताता है कि वह कहीं भी नहीं जाएगा यहाँ छोड़ के, इसीलिए वह मैप तुरंत ही वहाँ पर जला देता है। वह ऐसा कर ही रहा था तभी बाहर से किसी जख्मी सोल्जर की आवाज आती है। वह बताता है कि वह किसी और वजह से जख्मी हुआ है, उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। दरअसल उस कैंप के पास ज़ॉम्बी का अटैक हो गया था। इसी के बीच एक कार वाले ने बताया कि तुम इस एड्रेस पे जाओ, वहाँ पर मेरा भाई रहता है और जब तक चाहे वहाँ पर रहना। यह बात सुनकर वे सब समझ जाते हैं कि वह फ्रांसिस के भाई की बात कर रहा है, लेकिन वह सोल्जर बताता है कि वह भला आदमी बच पाया या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वह भला आदमी था। फ्रांसिस बताता है कि वह मेरा भाई ही था। एरिस यह सब सुनकर काफी दुखी हो जाती है कि वह अब इस घर को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। इस समय एरिस का बड़ा बेटा उसके पास आता है और बताता है कि उसे पता है कि वह उनका बेटा नहीं है, वह उनके बड़े भाई का बेटा है, लेकिन वह उसे ही अपनी फैमिली मानता है और उस फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है और इसीलिए वह अगली सुबह वहाँ से निकल के भाग जाता है। सुबह होने पर फ्रांसिस अपने बड़े बेटे को ढूंढने लगता है और उसे ना मिलने पर वह पागल सा हो जाता है। इसी गुस्से में वह सोल्जर को भी मार देता है और एरिस को जख्मी करके बेहोश कर देता है और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। एरिस को काफी देर तक बंद रखा था, इसीलिए वह सोच विचार कर बताती है कि बेटा तुम जोर जोर रोना, और वह ऐसा ही करता है। तुरंत ही फ्रांसिस अंदर आता है और एरिस जानकर उस पर हमला कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। वह जैसे ही बाहर आती है वह देखती है कि फ्रांसिस का भाई अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वह उन्हें काटने की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी फ्रांसिस भी आ जाता है और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए फ्रांसिस को चाकू से मार देता है। भाई के मरने के बाद वे दोनों खुश होते हैं, जिसके बाद उनका छोटा बेटा वहाँ पर आता है, लेकिन उसके हाथ पर अब ज़ॉम्बी के कट का निशान था। अब उन दोनों को भी पता था कि वह अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। एरिस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसीलिए वह उसे शांत कराकर उसका हाथ काट देती है ताकि वह वायरस आगे तक न फैले और फ्रांसिस को बाहर जाकर वैन लाने के लिए कहती है। फ्रांसिस जब वैन लेने के लिए वहाँ जाता है तो वहाँ पर एरिस का बड़ा बेटा होता है। वह उस पर गन ताने हुए था। फ्रांसिस खून से लथपथ था, इसी की वजह से फ्रांसिस उस पर गोली चला देता है और वह तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है। फ्रांसिस का बड़ा बेटा गाड़ी लेकर अब घर आ जाता है। अब तीनों लोग बचे थे और इन तीनों को भी पता था कि वह फ्रांसिस के बिना यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से वे सभी उस गांव को छोड़कर सिटी जाने लगते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।